हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द बैंकर्स ग्रेड। सो गाइस, आज का सेशन हमारा होने वाला है गवर्नमेंट स्कीम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप प्रीवियस सेशंस को गो थ्रू कर चुके हो जहां पर हमने गवर्नमेंट स्कीम्स का डिस्कशन करा है। गवर्नमेंट स्कीम्स का एक इंपॉर्टेंट वेटेज है रिटेल लायबिलिटीज मैनेजर सेल्स पोस्ट पर, क्योंकि रिटेल ब्रांचेस ही वो प्लेस है जहां पर कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्शन होता है और वहां पर ही प्रोडक्ट प्लेसमेंट हो सकता है गवर्नमेंट स्कीम्स का, चाहे वो फाइनेंशियल इंक्लूजन का पोर्शन हुआ या फिर कुछ और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हुए जैसे एनपीएस यूपीएस। तो ये सब प्लेसमेंट के लिए रिटेल ब्रांचेस का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाता है एंड उसी के लिए आप लोगों के एग्जाम में इसका वेटेज भी बढ़ जाता है। सो आई होप आप लोग प्रीवियस सेशंस को गो थ्रू कर चुके हो। जिसने प्रीवियस सेशन को नहीं देखा है, गो थ्रू द प्रीवियस सेशन जो हमने इंटरनली कंडक्ट करा है, आप उसको पढ़िएगा। इसका इंपॉर्टेंट वेटेज रहेगा आपकी एग्जाम में, इससे डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। आज का टॉपिक से आपको रिवाइज करना है, एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है एंड आपको आइडिया लगेगा दैट किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काम आएंगे। इट विल श्योरली हेल्प यू रिवाइज इट एंड ऑल्सो आपको ध्यान देना है जिसका एक्यूरेसी अच्छा रहेगा, जिसका ज्यादा स्कोर रहेगा इस एमसीक्यू टेस्ट में। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है दैट आपका कितना सही रहा है या फिर कितना कम गलत हुआ है। ये बताएंगे सो दैट मुझे भी हेल्प रहेगा टू अंडरस्टैंड कि आपका सिचुएशन क्या है। आई वुड लव टू नो किस किस का नेम सामने कमेंट पर आता है, कौन कौन अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, कौन कौन अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है। ऑलराइट, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। जिसने बैच में एनरोल नहीं कर रखा है एंड अगर आप जेन्युइनली प्रिपरेशन करना चाहते हो, टू द पॉइंट रेलेवेंट कंटेंट से प्रिपरेशन करना चाहते हो, बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हो, चाहे रात में देख रहे हो मॉर्निंग में देख रहे हो, व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। इट्स अ कंप्लीट पैकेज, सारा सब्जेक्ट्स कवर्ड है सो दैट क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में भी आपका स्कोर हो एंड प्रोफेशनल नॉलेज में भी स्कोर हो। उसके अलावा ये यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, यहाँ पर मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है एंड ऑल्सो रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल है। उसके अलावा आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन भी इंक्लूडेड है, क्योंकि आपको इंटरव्यू पर भी परफॉर्म करना पड़ेगा इस पर देयर रिक्वायरमेंट। आपका प्रोफाइल डिफरेंट हो सकता है, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको भी लर्न करना पड़ेगा सो दैट यू कैन परफॉर्म वेल देयर एज वेल। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करते। बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, दैट इज एज पर द फीचर्स ऑफ बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट, बीएसबीडीए जिसको बोलते हैं। तो बीएसबीडी अकाउंट में अगर हम बात करें, हाउ मेनी चेक लीव्स आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज इन एन ईयर। एक साल में नंबर ऑफ चेकलिस्ट कितना प्रोवाइड करा जाता है बीएसबीडी अकाउंट में, ये आपको बताना है। जिसको पता रहेगा उन्होंने अभी तक करेक्ट आंसर अज्यूम कर लिया होगा, वेदर इट बी 10, 20, 30 और 40 आपको बताना है। सो आई गेस आपके पास सफिशिएंट टाइम है टू आंसर फॉर दिस एंड आप करेक्ट आंसर कर चुके होंगे। सो द करेक्ट आंसर इज 30 चेक लीव्स पर एनम बीएसबीडी अकाउंट में बेनिफिट मिलता है। आप लोगों को पता होगा दैट बीएसबीडी अकाउंट में फर्दर फैसिलिटीज भी मिलता है, जैसे कि एटीएम कार्ड से विड्रॉल का लिमिट जो फ्री मिलता है। उसके अलावा अगर हम बात करें एनईएफटी आरटीजीएस ट्रांजैक्शन भी मिलता है अवेलेबल। तो ये डिजिटल बैंकिंग के प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। तो बीएसबीडी अकाउंट में ऐसा नहीं है कि खाली डिपॉजिट ले लिया बाकी सर्विसेज नहीं देना है। डिपॉजिट के साथ में फर्दर सर्विसेज भी देना पड़ेगा, जब जाकर तो कस्टमर अकाउंट पर अकाउंट बैंक से अकाउंट ओपन करेगा। जिस पैसा डिपॉजिट करने के लिए कस्टमर अकाउंट ओपन नहीं करता है, कस्टमर को बैंकिंग फैसिलिटी चाहिए, उसको प्रोवाइड करने के लिए बीएसबीडी अकाउंट को ओपन कराएगा कस्टमर एंड उसके बाद सर्विसेज लेगा। ठीक है, सो ये इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज 30 चेकलिस्ट पर एनम। The next question is, which scheme provides a life cover of rupees 30,000 payable on the death of beneficiary? कौन सा स्कीम प्रोवाइड करता है? ये जो गिवन ऑप्शन है इनमें से कौन सा स्कीम आपको प्रोवाइड करता है 30,000 का लाइफ कवर डेथ पर, सब्जेक्ट टू द एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर दोस हु ओपनड अ बैंक अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम बिटवीन 15/8/2014 टू 31st January 2015। जिसने भी इस ड्यूरेशन इस टेनर के बीच में अकाउंट ओपन करा है, उनको 30K का एक गवर्नमेंट स्कीम के अंडर में लाइफ कवर मिलता है। वो कौन सा स्कीम है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, अटल पेंशन योजना। तो एक क्वेश्चन जहां पर आप लोग शायद थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, जो कंफ्यूज नहीं हुए हैं, आई एम डैम श्योर आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया अच्छे से, दैट्स व्हाई ओनली आप लोग इसको अच्छे से समझ पा रहे हो। लेट मी क्लियर इट वंस। ऑलराइट, सो करेक्ट आंसर इज प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना जब स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग में इस पर एक ऑफर था, दैट इज जो अर्ली एनरोलमेंट करेंगे, अर्ली अकाउंट ओपन करेंगे बिफोर 31st January 2015, उनके लिए 30K का लाइफ कवर इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा। सो एक बेनिफिट था जो रिवॉर्ड देना चाहती थी गवर्नमेंट भी, कि आप अकाउंट ओपन करिए और इसमें आपको लाइफ कवर भी मिल जाएगा 30,000 का। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट the question number 3, that is what is the maximum balance limit
फॉर अ माइनर एज 14 ईयर्स और अबव इन प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट। तो आपको पता है दैट प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट में माइनर भी अकाउंट ओपन कर सकते, 10 साल वाले माइनर भी अकाउंट ओपन कर सकते, 10 से नीचे वाले या फिर 14 अबव वाले भी। तो यहाँ पर 14 अबव वाले के लिए माइनर जो है 14 और 18 के बीच में है, उनके लिए कितना मैक्सिमम बैलेंस लिमिट है, वेदर इट बी 50,000, 1 लाख, 2 लाख और या नो लिमिट। करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। आई होप आप लोग क्वेश्चन को समझ चुके हो। क्वेश्चन को समझ चुके हो, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं और आपको आंसर करना है। आपका करेक्ट आंसर आ चुका है तो वेल एंड गुड, नहीं आया है तो समझिएगा वापस से। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज, अगर हम बात करें तो यहां पर लिमिट नहीं है, ठीक है। आप लोग 1 लाख या फिर 50 के मत लगा दीजिएगा, यहां पर मिस्टेक हो जाएगा। यहां पर अच्छे से समझेंगे हम लोग, दैट इज 14 ईयर्स और अबव की कैटेगरी में उसको कोई लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है। हाउएवर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स वाले क्राइटेरिया पर रहेगा, ठीक है। 10 ईयर्स और 14 ईयर्स के बीच में रहेगा तो उस केस में उसमें जो लिमिट है दैट इज ऑफ 1 लाख, ठीक है। 1 लाख से ज्यादा बैलेंस नहीं होना चाहिए। हम किसके अकाउंट की बात कर रहे हैं, माइनर वाले अकाउंट की बात कर रहे हैं। 14 ईयर्स एंड अबव में कोई लिमिट नहीं है। 14 ईयर्स से कम वाली कैटेगरी पर 1 लाख का लिमिट है, 10 ईयर्स एंड 14 ईयर्स के बीच। Now, let's talk about what is the maximum aggregate of all credits allowed in BSBD small account within a financial year. एक स्मॉल BSBD अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम टोटल क्रेडिट कितना हो सकता है, क्रेडिट की बात हो रही है ना। क्रेडिट कितना हो सकता है मैक्सिमम एग्रीगेट इन अ कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर फॉर BSBD स्मॉल अकाउंट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, स्मॉल अकाउंट के बारे में बात कर रहा है, वेदर इट बी 50,000, 1 लाख, 1 लाख 50,000 और 2 लाख। एंड आई रियली होप कि आप लोग इन क्वेश्चंस को समझ रहे हो, ये रिवीजन में हेल्पफुल रहेंगे। क्वेश्चंस ऐसे ही डिट्टो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, लेटर ऑन यू विल गेट कंफ्यूज्ड कि ये क्वेश्चन हमको कर लेना था, ठीक है। तो जिसने सेशन नहीं देखा है प्रीवियस, उसको ढंग से देखिएगा, सेशन पर टाइम नहीं लगेगा। इंटरनली अगर आपने बैच में ज्वाइन कर रखा है तो बैच में एनरोल नहीं करा तो बैच में एनरोल करके इनको टू द पॉइंट कर लीजिए, सो दैट कि आपके मार्क्स अच्छे आ पाए, ठीक है। टाइम पर आप लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाए। सो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज, अगर हम बात करें 1 लाख। तो देखो BSBD स्मॉल अकाउंट है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, नॉर्मल अकाउंट नहीं, BSBD स्मॉल अकाउंट मतलब यहां पर फुल KYC नहीं है, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर कंडीशन ऐसा रहता है स्मॉल अकाउंट पे, दैट इज आप लोग 50K के ऊपर बैलेंस होल्ड नहीं कर सकते, 50K के ऊपर बैलेंस होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड कंडीशन इज आपका टोटल क्रेडिट का जो एंट्री होता है आपके अकाउंट में वो 1 लाख अबव नहीं हो सकता, ठीक है। 1 लाख से ज्यादा क्रेडिट का एंट्री नहीं हो सकता, बट यहां पर कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, वो एक्सेप्शन के ऊपर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। तो क्रेडिट एंट्री टोटल सम ऑफ मतलब 10-10 हजार करके भी अगर एंट्री आ रहा है तो 1 लाख से ज्यादा एंट्री पूरे फाइनेंशियल ईयर में नहीं होगा स्मॉल अकाउंट में, और 50K से ज्यादा बैलेंस होल्ड नहीं हो सकता किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है। आई गेस उसका नेक्स्ट क्वेश्चन का मैंने आंसर डायरेक्टली कर दिया। व्हाट इज द मैक्सिमम बैलेंस दैट अ BSBD स्मॉल अकाउंट कैन होल्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हम बात करें यहाँ पर 50,000 करेक्ट आंसर है, मैंने डिस्कस कर लिया, बट आपको करेक्ट आंसर कैसे काउंट करना आपको पहले से पता हो तो काउंट करना, अदरवाइज इसको काउंट मत करना। ऑलराइट, आपको रियल सिचुएशन आपको पता चलेगा कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, कहां नहीं कर रहे हो। इससे आपको दूसरे कैंडिडेट्स का भी पता चलेगा वो लोग कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। For how long a BSBD small account remain operational without submitting an officially valid document? एक ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट अगर प्रोवाइड नहीं कर पाता है कोई BSBD स्मॉल अकाउंट में, तभी उसको हम स्मॉल अकाउंट पर ट्रीट करते हैं, फुल KYC नहीं है। तो अगर OVD नहीं मिल रहा है हमको तो हम कब तक का एक्सटेंशन दे सकते हैं, 6 मंथ्स का दे सकते हैं, 12 मंथ्स का दे सकते हैं, उसको फर्दर 12 मंथ्स एक्सटेंड कर सकते हैं, या 24 मंथ्स का देंगे फर्दर 12 मंथ्स पर एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर 36 मंथ्स का टाइम मिलता है। ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट अगर नहीं सबमिट करा है तो हम कितना टाइम दे सकते हैं, ऑपरेशनल रख सकते हैं उस अकाउंट को। सो करेक्ट आंसर इज 12 मंथ्स तक रखा जाता है, फर्दर हम एक्सटेंड कर सकते हैं 12 मंथ्स के लिए, ठीक है। 12 मंथ्स तक के लिए हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं OVD के लिए, बट वो रिसीट के ऊपर डिपेंड करता है कि अप्लाई हो चुका है देन ओनली, ठीक है। अदरवाइज हम उस अकाउंट को ऑपरेशन नहीं करवा पाएंगे। ऑलराइट, आई होप इसका करेक्ट आंसर करा होगा आप लोगों ने। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following banking facilities are not available for BSBD small account holders? उनको चेकबुक नहीं मिलता है, उनको UPI या मोबाइल बैंकिंग का सर्विस नहीं मिलता है,
उनको एनईएफटी आरटीजीएस नहीं मिलता है या फिर उनको कुछ भी नहीं मिलता है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन इज which of the following banking facilities are not available for BSBD small account holders? BSBD स्मॉल अकाउंट क्या होता है? जिनका केवाईसी कंप्लीट नहीं है, उनको चेकबुक मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर उनको यूपीआई मोबाइल बैंकिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा, एनईएफटी आरटीजीएस या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। जब तक वो स्मॉल अकाउंट के कैटेगरी में है तो विड्रॉल मिल जाएगा, बट स्टिल चेकबुक, यूपीआई मोबाइल बैंकिंग, एनईएफटी आरटीजीएस और ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब ये तीनों कैटेगरी नहीं मिलेगा। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन स्मॉल अकाउंट के ऊपर है, बट इससे आपका गो थ्रू हो जाएगा, हैंड्स ऑन हो जाएगा कि बीएसबीडी नॉर्मल अकाउंट एंड स्मॉल अकाउंट में डिफरेंसेस क्या होता है। गाइस वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप लोग प्रिपरेशन तो कर रहे हो, दैट इज वेल अंडरस्टूड, बट आप अगर नोट्स नहीं बनाते हो ना, तो ट्रस्ट मी, आप कितना भी पीडीएफ देख लेना, कितना भी आप सेशंस भी देख लेना, बट आपके नोट्स ही आपको ऑर्गेनाइज, ब्रेन को ऑर्गेनाइज करने पर हेल्प करता है। सपोज करते हैं आप एक सीक्वेंस पे कुछ डेटा देख रहे हो, अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग आपने क्या समझा, वो लर्निंग मेथड्स पर नोट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। चाहे आप एमसीक्यूज देख रहे हो, लेकिन आपको जो भी पॉइंट समझ में आता है आप इसको नोट कर लेंगे ना, फर्दर इट विल हेल्प यू आउट। आप कभी भी किसी भी बैंक की ट्रेनिंग पर जाते हो तो आपको बोलते हैं नोटपैड कहाँ है, क्यों बोला जाता है, डायरी का है, क्यों बोला जाता है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि आप लोग इसको लॉन्ग टर्म तक रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो ये सेशंस इससे देखने का सेंस नहीं रहेगा। आप इसका बेस्ट आउटकम लेना चाहते हो तो नोट्स जरूर बनाया करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर व्हाट कंडीशन इज द बैलेंस लिमिट ऑफ 50,000 नॉट एप्लीकेबल इन बीएसबीडी अकाउंट? ऐसा कौन सा कंडीशन है कि देखो, एक बीएसबीडी स्मॉल अकाउंट पर कंडीशन है दैट इज 50,000 से ज्यादा किसी भी टाइम पर मनी होल्ड नहीं हो सकता, बट उस पर एक एक्सेप्शन है। वो कौन सा एक्सेप्शन है यहाँ पर बताना है, किस कंडीशन पर होल्ड करा जा सकता है? व्हेन डिपॉजिट्स आर मेड थ्रू कैश डिपॉजिट ओनली, कैश डिपॉजिट होगा तो उसको हम होल्ड करने देंगे। व्हेन डिपॉजिट्स आर मेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स, वेलफेयर बेनिफिट्स और पेमेंट अगेंस्ट प्रोक्योरमेंट्स, अगर गवर्नमेंट स्कीम्स का पैसा आ रहा है तो हम लोग उस पर उनको 50,000 से ज्यादा होल्ड करने देंगे। When deposits are made through ATM withdrawals, when deposits are made through third party remittances, किस कंडीशन पर हम लोग 50,000 से ज्यादा होल्ड करने को देंगे? जिसने क्वेश्चन को समझा वो समझ जाएंगे दैट यहाँ पर कॉमन सेंस से भी दैट व्हेन डिपॉजिट्स आर मेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स, तो उस पर 50,000 से ज्यादा का बैलेंस भी रहेगा तो चलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट सब्सिडीज है, सपोज करते हैं आवास योजना का पैसा आया, सपोज करते, तो उस केस में इस अकाउंट में पैसा आएगा तो वो होल्ड नहीं कर सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए, ऐसा कंडीशन ना बने कि वो नहीं कर पा रहा होल्ड। ठीक है, उसको सब्सिडी नहीं मिलेगा तो अकाउंट उसको ओपन करने का बेनिफिट क्या है? गवर्नमेंट बेनिफिट को लेने कर ही कस्टमर अकाउंट ओपन करने आते हैं बहुत सारी फाइनेंशियल इंक्लूजन की प्लेसेस पर। आप समझते होंगे इस पॉइंट को, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इस ग्रांट जो भी आता है, सब्सिडीज मिलता है, इंश्योरेंस का पैसा आ रहा है, तो वेलफेयर बेनिफिट्स के केसेस में 50,000 के ऊपर बैलेंस जाएगा तो वो चल जाएगा। ऑलराइट, उस पर आप नो नहीं कर सकते। Next question is what happens to a BSBD small account if KYC documents are not updated within the permissible time? अब इतना डॉक्यूमेंट हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया BSBD स्मॉल अकाउंट के बारे में, बहुत क्लैरिटी आ चुका होगा आपको। तो यहाँ पर आपको बताना है दैट कौन, अगर KYC डॉक्यूमेंट टाइम पर नहीं मिला तो फिर क्या होगा? द अकाउंट इज कन्वर्टेड इनटू अ रेगुलर सेविंग्स अकाउंट, रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में कन्वर्ट कर देंगे, अकाउंट को फ्रोजन हो जाएगा या नो फर्दर ऑपरेशंस आर अलाउड, अकाउंट बैलेंस इज फॉरफिटेड, ऑब्वियसली ये नहीं होगा, द अकाउंट कंटिन्यूज टू फंक्शन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। क्या कंडीशन इंप्लीमेंट होगा यहाँ पर? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज अकाउंट फ्रोजन हो जाएगा, फर्दर ऑपरेशंस अलाउड नहीं रहेगा अंटिल केवाईसी अपलोड नहीं होता है, अपडेट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the insurance coverage amount under PMSBY Suraksha Bima Yojana for total and irrecoverable loss of sight in one eye or loss of one hand or foot? मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, what is the insurance coverage amount under प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में इंश्योरेंस कवरेज अमाउंट कितना रहेगा फॉर टोटल एंड इरिकवरेबल लॉस? इरिकवरेबल, इरिवोकेबल आ रहा है बार बार माइंड में, इरिकवरेबल है ये पॉइंट, दैट इज एक होता है डेथ, एक होता है पार्शियल डिसेबिलिटी। तो उस केस में रिकवरेबल नहीं हो सकता लॉस ऑफ वन आई और वन फुट, उस केस में कितना इंश्योरेंस कवरेज रहेगा? 50,000 का रहेगा, 1 लाख का रहेगा, 1.50 लाख का रहेगा या 2 लाख का रहेगा? ठीक है, दिस इज फॉर पार्शियल डिसेबिलिटी, आप इसको अज्यूम कर सकते हो, बट ये रिकवरेबल नहीं है, इरिकवरेबल है। ऑलराइट, लॉस ऑफ आई साइट हो गया है 1 आई का और 1 फुट हो चुका है, तो उस केस में इंश्योरेंस कवरेज कितना रहेगा? वेदर इट बी 50, 1 लाख, 1.50 लाख या फिर 2 लाख?
सो द करेक्ट आंसर इज 1 लाख। 1 लाख का यहाँ पर मिलता है, 2 लाख का टोटल डेथ के केस में मिलता है। ठीक है, टोटल डिसेबिलिटी हो गया है, टोटल डिसेबिलिटी हो गया है या फिर डेथ हो गया है, उस केस में कवरेज कितना है? 2 लाख। पार्शियल के केस में कितना रहेगा? ऐसा कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो समझ जाइएगा। ठीक है, पार्शियल में कितना रहेगा? दैट इज 1 लाख। ये किसकी बात हो रही है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, पीएमएसबीवाई। ठीक है, पीएमएसबीवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, दैट इज अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, व्हाट इज द एनुअल प्रीमियम फॉर न्यू एनरोलमेंट्स इन दिसंबर? आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, दैट एनरोलमेंट जो चलता है वो चलता है, पीरियड कौन सा रहता है? जिससे फाइनेंशियल ईयर चलता है हमारा, कब से कब चलता है? 1 अप्रैल 31 मार्च, राइट। कैलेंडर ईयर चलता है हमारा 1 जनवरी 31 दिसंबर। इसका ऑपरेटिंग साइकिल अगर प्रधानमंत्री जनधन जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करें तो ये ऑपरेटिंग साइकिल होता है 1 जून टू 31 मई। अब कोई पर्सन दिसंबर में एनरोल करने आ रहा है तो एनुअल प्रीमियम कितना आएगा? ठीक है, 1 जून टू 31 मई ऑपरेट होता है। अगर कोई पर्सन एनुअल प्रीमियम लेने आया है, न्यू एनरोलमेंट है दिसंबर मंथ में, है ना, तो उसका एनुअल प्रीमियम कितना आएगा? 114 रुपए, 228, 342 या 436, 436। आप लोग करेक्ट आंसर बता चुके होंगे, आई होप। करेक्ट आंसर इज दैट इज 228। 228 आएगा। ठीक है, 436 प्रीमियम आएगा अगर फुल फाइनेंशियल ईयर के लिए आ रहा है। ठीक है, लेकिन दिसंबर में कोई आ रहा है तो उसका प्रीमियम बनेगा 228। ऑल राइट, आई होप इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। मंथ ऑफ एनरोलमेंट पर पूरा डिपेंड करता है प्रीमियम कितना आया। रिन्यू कब होगा? नेक्स्ट ईयर 31 मई के बाद में रिन्यूअल लग जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट अलाउड इन बीएसबीडी स्मॉल अकाउंट? कौन से ट्रांजेक्शन यहाँ पर अलाउड नहीं होते? डिपॉजिट थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स, विड्रॉल 10K पर मंथ, या फिर एनईएफटी आरटीजीएस अलाउड नहीं है, या फिर अगर हम बात करें अकाउंट ओपनिंग विद सिंप्लीफाइड केवाईसी। तो अभी हमने इतना टॉपिक डिस्कस कर लिया, मुझे फर्दर बताने का जरूरत नहीं है। करेक्ट आंसर इज एनईएफटी आरटीजीएस, ये अलाउड नहीं रहेगा स्मॉल अकाउंट की कैटेगरी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मिनिमम एनुअल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू कीप सुरक्षा सुकन्या समृद्धि योजना एसएसवाई अकाउंट एक्टिव? देखो, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट आपको पता है कि जो फीमेल गर्ल चाइल्ड रहता है उसके लिए ओपन करने के लिए रहता है। अब इसमें एक्टिव करना पड़ेगा अकाउंट को, जब भी जाकर उसको हम लोग फर्दर रिटर्न दे पाएंगे। ठीक है, तो एक्टिव करने का मिनिमम कंडीशन है, मिनिमम अकाउंट पर ईयर उस पर डिपॉजिट होना चाहिए। दैट इज, अगर हम बात करें ₹100 है, ₹250 है, 500 है या 1000 रुपीज है। आई होप आप लोग करेक्ट आंसर बता चुके होंगे। करेक्ट आंसर इज ₹250। सिमिलरली आप लोगों को बताना मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिपॉजिटेड इन सुकन्या समृद्धि योजना एसएसवाई अकाउंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर टैक्स बेनिफिट ये सब मिलता है, रिटर्न अच्छा मिलता है। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि हर कोई बहुत ज्यादा पैसा डाल रहे हैं इसी के अकाउंट के अंदर में। ठीक है, तो मैक्सिमम लिमिट भी होगा इसका। तो मैक्सिमम लिमिट कितना है जो पर फाइनेंशियल ईयर डिपॉजिट हो सकता है? वेदर इट बी 50K, 1 लाख, 1.50 लाख, 2 लाख। जिसका गलत हो रहा है आंसर्स, आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो ढंग से देखना और ढंग से समझ कर लिखना। पॉइंट जो भी समझ में आता है, यू नॉट नीड टू बी इन रश, हरी आपको नहीं होना है, और हरी करके प्रिपरेशन करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज 1.50 लाख। 250 और 1.50 लाख के बीच में ये अमाउंट रहता है। मिनिमम अमाउंट जो एक्टिव रखने के लिए करना है दैट इज ₹250 एंड मैक्सिमम अमाउंट जो डिपॉजिट हो सकता है पर फाइनेंशियल ईयर दैट इज 1.50 लाख। हम किस स्कीम के लिए डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग इट फॉर सुकन्या समृद्धि योजना। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमने जैसा कि देखा कि गर्ल चाइल्ड के लिए ये योजना है जहां पर इन्वेस्टमेंट स्कीम रहता है, उनको मैच्योर्ड होने के बाद में ये अमाउंट मिलता है। वो सब क्वेश्चंस पर डिपेंड करेगा। अभी मैं क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं, दैट्स व्हाई मैं बता नहीं सकता डिटेल्स। एट व्हाट मैक्सिमम एज कैन अ गर्ल चाइल्ड बी व्हेन ओपनिंग अ सुकन्या समृद्धि योजना? मतलब मैक्सिमम एज क्या है जब गर्ल चाइल्ड अकाउंट ओपन कर सकते हैं? 5 इयर्स, 8 इयर्स, 10 इयर्स या 12 इयर्स? मतलब उनका एज कितना होगा जिस पर अकाउंट ओपन हो सकता है, मैक्सिमम एज? करेक्ट आंसर हियर इज 10 इयर्स। मिनिमम एज तो कुछ भी नहीं होता, जब अकाउंट ओपन करना है, जब बर्थ हो गया जब से हम काउंट कर सकते हैं।
व्हाट इज द करंट इंटरेस्ट रेट एज ऑफ 2024 या 2025 को भी काउंट कर सकते हो। सुकन्या समृद्धि योजना डिपॉजिट पर कितना इंटरेस्ट रेट अभी एप्लीकेबल है। आपको पता है कि एक क्वार्टरली रिवाइज होता है, ठीक है। तो ये करंट इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, 7.6 है, 8% है, 8.2% है, 8.5% है। करेक्ट आंसर इज 8.2%, ठीक है। What is the minimum amount of gold an investor can purchase under sovereign gold bond scheme? सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में एक नॉर्मल इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, ठीक है, वो कितना गोल्ड ले सकते हैं, इंडिविजुअल हो या फिर ट्रस्ट हो, मिनिमम कितना ले सकते हैं, 0.5 ग्राम, 1 ग्राम या फिर 5 ग्राम्स या 10 ग्राम्स। ये दोनों के लिए है ना, इंडिविजुअल भी हो सकता है, ट्रस्ट भी हो सकता है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज 1 ग्राम। 1 ग्राम इज द मिनिमम क्वांटिटी जितना परचेस करना ही पड़ेगा, है ना, अगर आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो। ऑल्दो इट इज नॉट वेरी मच फेमिलियर नाउअडेज, चांसेस कम है कि इससे क्वेश्चन आए, बट स्टिल हमको तो प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। जब तक ये वैलिड है, जब तक कस्टमर ब्रांच में आ रहा है इसको लेकर, तो हमको तो टू द अप टू डेट पूरा इसका नॉलेज रखना रहेगा। तो व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर ट्रस्ट एंड सिमिलर एंटिटीज अंडर सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम पर फिस्कल ईयर? इसमें एक लिमिट है कि इतना ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, इस स्कीम में पर फाइनेंशियल ईयर। तो मैक्सिमम लिमिट कितना है ट्रस्ट एंड सिमिलर एंटिटीज के लिए? 4 केजी है, 10 केजी है, 20 केजी है, 25 केजी। 4 केजी है, 10 केजी है, 20 केजी है या 25 केजी है। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपके लिए फर्दर ऐसे सेशंस आते रहे। बहुत मेहनत लगता है ऐसे सेशंस आप लोगों के लिए अरेंज करने के लिए, और बेनिफिट होता है। तो आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, एंड ऑल्सो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको फर्दर नोटिफिकेशन डिलीवर होता रहे। जिसने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा, आप लोग बैच में एनरोल कर सकते हो। बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप करना है। करेक्ट आंसर इज, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल के केस में तो 4 केजी है, बट यहाँ पर अगर ट्रस्ट की बात होगी, सिमिलर एंटिटीज की बात होगी, तो मैक्सिमम 20 केजी कैन बी इन्वेस्टेड इन सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है। एचयूएफ एंड इंडिविजुअल्स के लिए 4 केजी मैक्सिमम है, ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फिक्स्ड एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड ऑन सोवरिन गोल्ड बॉन्ड? सोवरिन गोल्ड बॉन्ड पर भी गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो कितना है? 2% है, 2.5% है, 3% है, 3.5% है। करेक्ट आंसर इज 2.50। जो अप्रिशिएट हो रहा है वो तो मिलेगा, उसके साथ में 2.50 का भी यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट पे होता है सेमी एनुअली, दैट इज हाफ ईयरली। When was the national pension scheme introduced for government employees? नेशनल पेंशन स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम को रिप्लेस कर रही थी, इसके बाद में रिप्लेसमेंट और होगा, दैट इज यूपीएस के साथ में। तो अगर हम एनपीएस की बात करें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ये कब से इंट्रोड्यूस हुआ था? 1 जनवरी 2003 से, 1 जनवरी 2004 से, 1 अप्रैल 2004 से, या फिर 1 जनवरी 2005 से? तो आपको पता होगा, करेक्ट आंसर दैट इज 1 जनवरी 2004। ओल्ड पेंशन स्कीम बंद होने के बाद में इसको इंट्रोड्यूस करा गया था कि 2004 के बाद में हमको नया लाइबिलिटी खड़ा नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है जब 50% सैलरी पे करना पड़ रहा है, तो वहां पर अभी बाय 2030 3.5 लाख का गवर्नमेंट का लाइबिलिटी बन जाएगा पुराने लोगों को पेंशन देने पर। तो इसको बंद करना पड़ा, फिर एनपीएस को इंट्रोड्यूस करा 1 जनवरी 2004 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूपीएस के बारे में बात करें, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो अभी 1 अप्रैल से वैलिड होने वाला है, इंप्लीमेंट होने वाला है। तो 1 अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन स्कीम, अभी आपको पता है दैट सबसे बड़ा कंसर्न क्या रहा था एनपीएस में, कि हमको ओल्ड पेंशन स्कीम लाइए। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का सभी का कहना था कि ओल्ड पेंशन स्कीम लाइए, बट यहाँ पर प्रॉब्लम मैंने आपको जैसा बताया कि 3.50 लाख का लाइबिलिटी गवर्नमेंट ऐसे कैसे कर दे, जो कि अनफंडेड इन नेचर है, मतलब उसके लिए कुछ गवर्नमेंट को मिल नहीं रहा है, वर्क भी नहीं मिल रहा है, राइट, रिटायरमेंट के बाद कुछ वर्क भी नहीं मिल रहा है, तो गवर्नमेंट कैसे इनकम जनरेट करेगा? तो दैट्स वाई एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था कि एनपीएस में आप लोग एकदम फिक्स्ड अश्योर्ड इनकम नहीं दे रहे हो। यूपीएस में यहाँ पर कुछ बात हुआ है कि फिक्स्ड अश्योर्ड इनकम तो मिलेगा अगर 10 इयर्स का सर्विस हुआ तो 10 इयर्स की सर्विस पर कितना पर मंथ मिनिमम यहाँ पर पेंशन बनेगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, ये क्वेश्चन बोल रहा है। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, एक बार आप देख लीजिए क्वेश्चन को। सो करेक्ट आंसर इज 10,000 पर मंथ गाइस।
What is the key difference between NPS and UPS regarding employer contribution? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एनपीएस एंड यूपीएस में क्या डिफरेंस आएगा? एनपीएस में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, यूपीएस में कम है. ऑप्शन बी बोल रहा है दैट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन यूपीएस इज हायर देन एमपीएस. दोनों में सेम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, एनपीएस में डजंट हैव एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन. दोनों में की डिफरेंस क्या? तो द करेक्ट आंसर इज जो यूपीएस है उसमें 18.5% का कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का, तो ये रिलेटिवली हायर है एनपीएस से. ठीक है. एनपीएस टीयर 1 अकाउंट, आपको सभी को पता है कि यहाँ पर एन्युटी मिलेगा, यहाँ पर रिटायरमेंट कॉर्पस मिलेगा लमसम में. तो एनपीएस में टीयर 1 अकाउंट में व्हाट पोर्शन ऑफ द कॉर्पस मस्ट बी यूज्ड टू परचेस एन एन्युटी, मतलब रिटायरमेंट प्लान पेंशन के लिए अपॉन रिटायरमेंट कितना परसेंट आपको लेना जरूरी है ना. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है वेदर इट बी 20, 40, 50 और 60%. जिसको पता होगा वो समझ चुके होंगे, जिसको नहीं पता आप लोग ध्यान दीजिए. इट इज 40%. 40% का एन्युटी लेना जरूरी है, 60% आप लोग लमसम ले सकते हो. What is the key feature of the Unified Pension Scheme UPS regarding inflation adjustment? आपको पता है कि इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट बहुत सारे केसेस में होता है, बहुत सारे केसेस में नहीं होता है, बहुत सारी पॉलिसीज में नहीं होता है. तो यहाँ पर यूपीएस के केस में आपको बताना है कि नो इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन है, लिंक्ड टू मार्केट परफॉर्मेंस, या फिर एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन एआईसीपीआई आईडब्ल्यू, या फिर फिक्स्ड पेंशन है विदाउट एडजस्टमेंट. डायरेक्टली फिक्स्ड पेंशन बन जाएगा, या फिर यहाँ पर एडजस्ट होगा एआईसीपीआई की बेसिस पर, या फिर लिंक्ड टू मार्केट परफॉर्मेंस, या नो इन्फ्लेशन है. यहाँ पर करेक्ट आंसर है दैट इज एआईसीपीआई के अकॉर्डिंग ये इन्फ्लेशन एडजस्ट होगा. ठीक है. ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ओके, इसके बेसिस पर इन्फ्लेशन को सिक्योर्ड करा गया. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. हम लोगों ने बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस करे, जिसके बहुत कम गलत हुए या बिल्कुल भी गलत नहीं हुए. आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा. आई विल पर्सनली चेक इट, एंड मैं आप लोगों के नाम देखना चाहता हूँ कि कौन कौन परफॉर्म कर रहे, कौन कौन परफॉर्म नहीं कर रहे. इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपने प्रिपरेशन नहीं करा गाइस, तो प्रिपरेशन स्टार्ट करो, गो थ्रू दैट सेशंस वन बाय वन. नोट्स जरूर बनाकर प्रिपरेशन करो, नोट्स नहीं बनाओगे तो हेल्प नहीं होगा. ठीक है. ऐसे सेशंस और भी आएंगे, मैराथन और भी आएगा, एग्जाम जब पास में आएगा तो हम लोग 2-3 घंटे का मैराथन सेशन डिस्कस करेंगे, जहां पर हम लोग रिवीजन करेंगे फ्रीक्वेंटली. बट अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं, आप नोट्स नहीं बना रहे हो, तो ये सब डेटा आप होल्ड नहीं कर पाएंगे, रिटेन नहीं कर पाएंगे. दैट्स व्हाई मैं आपको कंटिन्यूअसली बोलता हूँ कि आप लोग पीडीएफ पेजेस इनके भरोसे मत रहिए, आप लोग खुद का नोट्स बनाइए. बाकी वेबसाइट से आपको अवेलेबल रहता है, एप्लीकेशन से अवेलेबल है, बट उस पर रिलाई करने की जगह अपने नोट्स पर रिलाई करिए. जो भी आप जिस पॉइंट को जिस लैंग्वेज में समझते हो उसको की इंडिकेट करके लिखिए, शॉर्ट में लिखिए, बुलेट्स में लिखिए, बट आपका नोट्स रहेगा तो आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे. आई सी इन द नेक्स्ट सेशन. आप लोग स्टार्ट करो, प्रिपरेशन नहीं करा तो इसको रिवाइज करो. आपका मेजर टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, जिससे आप लोगों का अश्योर्ड अप्रोक्सीमेटली 100 मार्क्स आपको प्रोफेशनल नॉलेज में मिल जाए. फर्दर टॉपिक्स का भी प्रिपरेशन करो. क्वांट रीजनिंग इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट क्लासेस में चल रहा है, उसको टाइमली अटेंड करो. अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हम लोग 5 सेशन देखकर एग्जाम क्रैक कर लेंगे क्या, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला. आपको डे टू डे प्रिपरेशन करना पड़ेगा. डे टू डे क्लासेस कंडक्ट होता है, आप ही के लिए क्लास कंडक्ट हो रहा है. अगर आप नहीं देखेंगे तो फर्दर आप लोगों का हेल्प नहीं होगा. ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रुशियल है, इसके इंपॉर्टेंस को समझिए. ऐसा होगा आपको लगेगा कि यस आज का क्लास स्किप कर दिया, बट हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज बी कंसिस्टेंट, डेडिकेशन के साथ थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन को इंपॉर्टेंस दीजिए. आई सी इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन जिसका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा.